नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम समय और कम लागत में अधिक लाभ कमाने की चाह में हमारे जिन किसान भाइयों ने करेला की फसल लगाई है वे इस समय बंटवार की अवस्थाओं पर है। तो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन करते हुए कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही है विषय विशेषज्ञ नेहा कुशवाहा। आज हम चर्चा करेंगे करेले की फसल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करेले में सिंचाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब मौसम बदल रहा है। जो हमारे करेले की सब्ज़ी हमने लगा रखी है किसान भाइयों ने, क्योंकि अब वो 30 से 35 दिन की भी हो चुकी है, तो ज़रूरी है कि उसमें सिंचाई सही नियमित तरीके से की जाए। तो अभी हम जो करेले की हमारी जो फसल है उसमें हमें 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। जो हमारे कुछ किसान भाई अगर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो वो 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। और अगर जो हमारे कुछ और भाई किसान भाई हैं जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई करते हैं तो वो 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जैसे हमारे बहुत कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग के द्वारा हम अपनी मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं, उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं और साथ ही जो उगने वाले खरपतवार हैं उनको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने सिंचाई प्रबंधन के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं आप करेला की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करें। सबसे पहले हम ये जान लें कि खरपतवार से हमारी मुख्य फसल पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि हमारी मुख्य फसल हमने करेला लगा रखी है, अगर उसमें कोई भी खरपतवार आता है तो वो जो मॉइस्चर हुआ, लाइट हुआ या हवा है, इन सब के लिए वो कॉम्पीट करता है, तो जिससे जो हमारी मुख्य फसल है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो अपनी ग्रोथ पूरी नहीं कर पाता है और कभी कभी हमारी फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर निंदाई गुड़ाई के माध्यम से हमारे खेत को साफ रखें या फिर वीड मुक्त रखें। तो हमें 25, 30 या 35 दिन के अंतराल पे हमें पहली निंदाई या गुड़ाई कर देनी चाहिए। फिर दूसरी बार जो हम करेंगे तो 45 से 50 दिन के अंतराल पे करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं करेले में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। 108 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 60 किलोग्राम पोटैश, इसकी भी हमें आवश्यकता होती है। तो यूरिया का जो हमारी मात्रा हमने ली है उसकी आधी मात्रा को हम लेंगे और सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटैश इसकी पूरी मात्रा को हम जब हम खेत तैयार करते हैं उस टाइम हम दे देते हैं। जो हमने बचाया हुआ जो हमारा आधा यूरिया बच गया है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो जो हमारा आधा जो भाग होगा उसको हम जब हमारा फसल में 4 से 5 पत्तियां आने की अवस्था होगी हम उस समय उसको देंगे, और जो बची हुई हमारी आधी और मात्रा बची है यूरिया की उसको हम जब हमारे पौधे में फूल आने लगेंगे उससे पहले हम उसको दे देंगे। इसके अलावा हमारे किसान भाई अपनी फसल में NPK 19-19-19 की जो पानी में घुलने वाली जो होती है उसमें 100 ग्राम वो और साथ में ह्यूमिक एसिड की 30 ml को हम 15 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हमारी फसल को बढ़त प्रदान होती है। किसान भाइयों, करेले की फसल को कीट और रोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इन कीट और रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगता है वो होता है वाइट फ्लाई, जिसे हम सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं। ये जो वाइट फ्लाई है ये सकिंग पेस्ट के नाम से जाना जाता है। सकिंग पेस्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि यह जो हमारे पौधा है नाजुक या कोमल हिस्से होते हैं जैसे पत्ती हो गई है या नए तने हैं या फ्रूट है, उनसे सक करता है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सक करता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होती है, उसमें से जो निम्फ और एडल्ट स्टेजेस हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ये जो हमारी पत्तियों से सक करती हैं जिसके कारण हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सूखी पड़ जाती हैं या पीली पड़ने लगती हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारा वाइट फ्लाई है वो एक वायरस को भी फैलाता है।
येलो मोज़ेक वायरस है एक, जो वो जिसके लिए वो एक वेक्टर की तरह काम करता है वाइट फ्लाई। एक जगह सक करके वो दूसरे पौधों पे भी उसको फैला सकता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे धीरे धीरे करके पूरी फसल ख़राब कर सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हम नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल के उपयोग से भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एक और आता है कि येलो स्टिकी कार्ड उसको कह सकते हैं। किसी भी एक पुष्टे पे पीला रंग कर दें और उसके ऊपर कुछ भी चिपचिपा आप ग्लू लगा सकते हैं या कुछ भी ऐसा पदार्थ लगा सकते हैं जिससे वो चीज़ चिपक जाए, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई है ये पीले रंग की ओर आकर्षित होती हैं। तो उससे क्या होगा कि ये उस पर जाके चिपक जाएंगी, तो उससे हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर पौधों में इसका असर ज़्यादा होने लग जाए तो फिर हम आते हैं केमिकल की ओर। तो केमिकल में हम इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का प्रयोग करते हैं। इसमें हम उसकी 1 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जो दूसरा एक और इसमें कीट हमें मिलता है वो हमारा आता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो है वो क्या करती है, जो उसके फल आते हैं उनके अंदर अंडे देती हैं। अंडे क्योंकि ये अब बाहर से नहीं दिख पाता है तो इसका कोई हम कंट्रोल नहीं निकाल पाते हैं पहले शुरुआती अवस्था में। तो ये अंदर अंडे देती है, फिर वो इल्लियाँ उसमें अंडों से बाहर आती हैं, वो अंदर से पूरा फल ख़राब कर देती हैं। तो जब इनिशियल स्टेज में जैसे अगर किसान भाई देखते हैं कि उनके फसल ख़राब हो रही है या जो फल निकल रहे हैं वो सही नहीं है, तो उनको उसी टाइम पे निकाल के डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कोई गड्ढा खोदिए और 5 सेंटीमीटर के अंदर के नीचे उसको गाड़ दीजिए। इसके द्वारा भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई है तो आप फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है, मेल अगर जो हम इंसेक्ट की बात करें वो अट्रैक्ट होते हैं और उससे हम उनको कैच कर सकते हैं और फिर हम उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद आता है ट्राइजोफोस, एक केमिकल है जिसको हम 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हम फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। करेले में जो मुख्यतः रोग पाए जाते हैं उनमें है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम भुभुदिया रोग भी कहते हैं। जो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें क्या होता है, पौधे के जो शुरुआती दिनों में जब ये रोग लगता है तो पाउडर नुमा एक परत जम जाती है पौधे के तनों पे या उसकी पत्तियों पर, और ये पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी नीचे की सतह पर भी रहता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें है घुलनशील गंधक है, जिसकी हम मात्रा लेते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। इससे हम पाउडर मिल्ड्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो रोग इनमें होते हैं उनसे भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बंटवार की अवस्था पर है। इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, इस वक्त हमारे खेत में मूंग की फसल लहलहा रही है और अगर हम मूंग की फसल की बात करें तो लगभग 20 से 25 दिन या कहीं कहीं पे 1 महीने की हमारी मूंग की फसल हो रही है। और इस वक्त खेत में समसामयिक कुछ खास बातें हैं जिसका मूंग की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि खेत में इस वक्त मूंग की फसल के बीच में खरपतवारों की समस्या आ रही होगी। किसान भाइयों, यह खरपतवार मूंग की फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अनेक प्रकार के कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। इसलिए आप खुरपी द्वारा मूंग की फसल में निदाई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके अलावा निदाई गुड़ाई करने के बाद आप इसमें पानी की सिंचाई करें, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी की कमी होगी तो आपकी जो पौधों की बढ़वार है वो कम होगी। पौधों की बढ़वार अगर अच्छी होगी तो आपकी मूंग की फसल की उपज भी अच्छी प्राप्त होगी। इसलिए खेत में जब भी आप निरीक्षण करें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर नमी की समस्या आ रही है तो आप उसमें एक हल्की सिंचाई जरूर करें। मूंग की फसल को कुछ कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए आप इन कीट और रोगों का सही समय पर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस वक्त जब खेत में आप जाते हैं तो निरीक्षण करते रहें। इस वक्त रस चूसक कीटों की समस्या आपको विशेष रूप से हमारे इन मूंग की फसल में या पत्तों में आएगी। और इस वक्त आपको चाहिए कि लगभग जो हमारे शुरुआत में आपको लगता है कि रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है तो हमें समन्वित
कीट नियंत्रण करना है, उसके लिए आप 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें रस चूसक कीट हैं जैसे एफिड है, जैसिड है, माहू है, इनकी समस्या नहीं आएगी। और कई बार आपको लगता है कि कीड़ों की समस्या बहुतायत में आपकी फसल में हो रही है, तो आप इसमें जो दवाइयां हैं जैसे इमेडाक्लोप्रिड है, इनकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव करें। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दोनों को खराब कर देती है, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप ट्राइजोफॉस दवा की 1 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाई, आप देखेंगे कि मूंग के खेत में कई बार पीला मोजेक या सफ़ेद हमारा पीला रोग की समस्या आती है। पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और ये जो रोग है एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इसका फैलाव करती है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो कि पूरे खेत में फैल जाती है और इसको जो वायरस है इस रोग को पूरे खेत में फैला देती है, जिससे पीला मोजेक रोग कहते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि इस सफ़ेद मक्खी को रोकना है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास या इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है इसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप खेत में छिड़काव कर दें तो आपके खेत में ये समस्या कम से कम आएगी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आपके खेत में आप बुआई कर रहे हैं तो उस वक्त प्रजातियों का चयन एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रजातियां हैं उनका उपयोग करें और सही प्रजातियों का सही समय पर समसामयिक बातों का ध्यान रखें और आप अच्छा लाभ मूंग की फसल से खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया उसे पूछा है, गांव अमदरी, जिला उमरिया के किसान अमर घोलके ने आप जैविक उर्वरकों पर जानकारी चाहते हैं तो अमर घोलके जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जैव उर्वरक है जिसको बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगस या जो भी उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके इनोकुलम के मदद से बनाया जाता है। इन जीवाणुओं की प्रजनन क्षमता खेतों में जाकर काफ़ी तेज़ी से होने लगती है और खेतों में जाकर के ये आपके फसलों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में 3 तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। तो जैविक गुण जो है वो जीवाणुओं की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपके खेतों में जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीवाणु, उपयोगी जीवाणु होंगे, आपकी मिट्टी उतना ज़्यादा सबल मानी जाएगी और आपके फसल वैसे खेतों में ज़्यादा अच्छे होंगे और पैदावार भी ज़्यादा प्राप्त होगी। आप जितने भी पोषक तत्व पौधों को या फसलों को डालते हैं खेतों में, वो इन्हीं जीवाणुओं की मदद से पौधों को उपलब्ध हो पाता है। विभिन्न तरह की रासायनिक क्रिया में ये मदद करते हैं और विभिन्न तरह के जो पोषक तत्व जो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, दुर्लभ हो जाते हैं पौधों के लिए, उन सारे तत्वों को, पोषक तत्वों को ये जीवाणु घुलनशील अवस्था में बदलकर फिर आपके पौधों को आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। ये जो
जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ये दो तरह के होते हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। तो राइजोबियम कल्चर के अलावे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और कुछ फंगस भी हैं जो आपके पौधे के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जिसके चलते आपके मिट्टी में जो फास्फोरस है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उपलब्ध हो पाती है और पौधे के जड़ों का विकास भी अति उत्तम ढंग से होता है। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उर्द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। किसान भाइयों, 3 पैकेट या 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 से 12 किलोग्राम बीज उपचारित कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 150 ग्राम गुड़ घोलकर ठंडा करें तथा इसमें कल्चर पैकेट अच्छी तरह से मिलाएं। तैयार घोल को बीजों पर छिड़क कर हल्के से मिलाएं जब तक कि बीजों पर एक समान परत ना चढ़ जाए। उपचारित बीजों को साफ कागज या बोरी पर फैलाकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सुखाते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं। इसी तरह से आप अन्य फसलों को, धान को, मक्का को, ईख को इत्यादि को भी आप अलग अलग तरह के जीवाणुओं से आप उपचारित कर सकते हैं। उसके लिए एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, और इसको भी आप या मतलब बिचरा को उपचारित करके कर सकते हैं या बीज को उपचारित करके कर सकते हैं। तो इनको भी अब अगर आप इनके कल्चर से उपचारित करेंगे तो आपके फसलों की जो नाइट्रोजन की मांग है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर फास्फोरस की कमी है तो उसके लिए पीएसबी कल्चर, जिसको फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी ये बैक्टीरिया क्या है कि फास्फोरस जो आपकी मिट्टी में फिक्स हो जाता है उसको ये घुलाने का काम करता है और घुला करके फिर आपके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसके कल्चर से भी आप उपचारित कर सकते हैं, बीज को भी और सीडलिंग को भी। और अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी का उपचार करें तो मिट्टी में भी इसका उपचार कर सकते हैं। तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका व्यवहार करेंगे तो आपकी मिट्टी में भी पीएसबी का उपचार हो जाएगा और आपकी मिट्टी की जो फास्फोरस की मांग है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, केएसबी इसको बोलते हैं, और इनका व्यवहार आप कब करते हैं? जब धान की रोपनी समाप्त हो जाती है और रोपनी के 10 से 15 दिनों के उपरांत आप इसका व्यवहार करेंगे, लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि आपके फसल में पानी लगा रहे, खेतों में पानी लगा रहे, और इससे भी आपके फसलों की पैदावार में काफी बढ़ोतरी होती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।